हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका वेस्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अमीबा। आज हम लोग अमीबा की पूरी डिस्कस करेंगे, अमीबा के बारे में पूरी डेफिनेशन जानेंगे। अमीबा में क्या होता है, कैसी घटनाएं घटी, कैसे मिला, कौन थे इसके खोजकर्ता, सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। और अमीबा का साथ ही साथ आपको सचित्र उसका डायग्राम भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हाँ, तो कहता है कि क्लास 10 यानी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 से, ठीक है, हम लोग जिसकी बात करते हैं ना, उनका नाम क्या है? अमीबा। तो देखो, अमीबा के बारे में सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करो कि अमीबा को सबसे पहली बात तो आप नंगे आंखों से देख नहीं सकते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमीबा को आप ऐसे नंगे आंखों से तो देख नहीं सकते हो। अमीबा को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अपनी बॉडी के ब्लड टेस्ट करने के लिए जब आप किसी लैब में जाकर के अपने ब्लड का टेस्ट करवाते हो तो वो आपको बताता है। ठीक वैसे ही अगर अमीबा के बारे में जानना है तो अमीबा कौन सा पानी में होगा? जो पानी ठहरा हुआ होगा, रुका हुआ पानी होगा, जो बहती हुई पानी होगी, जिसमें धाराएं होगी, उस पानी में कभी भी अमीबा अपना वास नहीं करता है, यानी उस जगह पे वो नहीं रुकता है। लेकिन वो रुकेगा कहाँ? जो पानी ठहरे हुए हो, जो मरी हुई हो, शांत हो, जिसे हम लोग मृदु जल भी कहते हैं, उस जल में अमीबा पाया जाता है। अमीबा के पानी की जगह उस जल को, गंदे जल को उठाओ और ले जा करके लैब में जाकर के उसकी जांच करो तो आपको पता चल जाएगा अमीबा दिखता कैसा है। यानी इस तरह के आकार से अमीबा आपको दिखेगा। और अमीबा बड़ी होशियार जीव है। ये अपना जो स्ट्रक्चर है ना, यानी अपनी जो रचना है ना, वो बदलने में माहिर है। और उनका बदलना, बढ़ना, बिगड़ना या बदलना, ये किन के कारण होता है? ये कूट पात के होता है। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। देख लो क्या कहता है अमीबा। हम बात करते हैं हम लोग अमीबा की। यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, यानी एक सरल है। ये जटिल और तरल दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये बात समझने की है। यह मृदु जल कोशिकीय जीव है। ये शांत जल में होता है। जो जल ठहरा हुआ होगा वही जल में यह अपना वास स्थान करता है, वहीं पर रहता है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने से, कूटपाद के बनने से या बिगड़ने से इनका संरचना यानी स्ट्रक्चर चेंज होता है। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अमीबा की। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता। कहने का अर्थ क्या है? अमीबा जो है, उनको खाना यानी भोजन करने के लिए उसका कोई विशेष मुख्य अंग नहीं है, और ना ही ये उत्सर्जन करने का कोई विशेष अंग है। ना खाने का विशेष अंग है और ना ही उत्सर्जन करने का, यानी उत्सर्जन बोले तो मतलब मल मूत्र त्याग करने का इसका कोई विशेष अंग नहीं है या विशेष द्वार नहीं है, या इसको भोजन ग्रहण करने का भी विशेष कोई अंग नहीं है। तो इनका विशेष जो द्वार जो होता है, जिसे वो खाने के बाद वो पाचित करके जिसे वो यानी कि रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, वो हटाने की उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती। तो वो क्षमता किसमें होता है? वो दोनों ही क्षमता कूटपाद के माध्यम से ही होता है। चाहे वो खाने का काम करे या फिर उसको त्याग करने का काम करे। ठीक, ये अपनी कूटपाद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। मैंने अभी बताया आपको, ये भोजन खाएगा भी कूटपाद से, त्याग भी करेगा कूटपाद से। अब एग्जाम्पल समझो, कोई आदमी या कोई भी जीव अगर खाना खाता है
तो जाहिर है उसके अंदर त्याग करने की क्षमता होती है। अगर वो त्याग नहीं करेगी तो अपनी बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को कितना संभाल के रखेगा? अपशिष्ट पदार्थ को तो वो संभाल के रख नहीं सकता, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ को संभालना उनके लिए क्या है, उनकी सेहत के लिए बहुत खराबी है, हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, वो बढ़ेगा, परेशान करेगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के खाने का कोई तो उसका जो है पदार्थ होते हैं ना, खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाते हैं, ठीक वैसे ही अमीबा की भी मुख्य भोजन है खाने के लिए। कौन कौन से? तो देख लीजिए, सबसे पहला क्या है कि शैवाल, देख लीजिए शैवाल, और कहता है कि छोटे छोटे टुकड़े में बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, यानी अमीबा से भी छोटा कोई जीव जिसे वो खुद खा सकता हो। और मैंने बताया कि खाने का तरीका कौन सा होगा, कूटपात, त्याग करने का भी कूटपात, ठीक है। अब आगे की बात समझिए। तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, कहने का अर्थ क्या है कि एक तो मरा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो कार्बनिक होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकार्बनिक को कोई भी पाचित नहीं कर सकता, लेकिन कार्बनिक को सभी कोई पाचित कर सकता है, क्योंकि कार्बनिक क्या है, वो सड़ने गलने वाला चीज है, वो सड़ेगा गलेगा और उसी को लोग जो है पाचित कर सकता है। तो ठीक वैसे ही अमीबा जो क्या है, वो कार्बनिक और मृत पदार्थ को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और मैंने बताया आपको क्या क्या बताया, शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े, यानी शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य एक कोशिका। मैंने क्या बोला था कि अमीबा, अगर आपसे पूछेगा कि अमीबा कौन सा जीव है, तो आप सिंपल बात में कहना एक कोशिकीय जीव है, वो बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और क्या कहता है, तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, यानी मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े से भी अपना वो भोजन ग्रहण करता है, और इसका यही मुख्य भोजन है। अब आइए, अमीबा अगर नाम आया है तो कोई तो रखा था ना। एग्जाम्पल तौर पे, अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उनका नाम भी तो रखा जाता है ना, उनका नामकरण होता है कि नहीं? बिना नामकरण उनका नेम तो होना चाहिए। कोई भी विदाउट नेम में तो कोई भी चीज नहीं है। हर चीजों का कुछ ना कुछ, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सजीव हो, निर्जीव हो, उनका नाम तो रखा गया होगा ना। ठीक वैसे ही अमीबा के भी नाम है, यानी अमीबा के खोजने वाला कार्यकर्ता यानी खोजकर्ता, और कौन से साल में खोजा, ये तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो देख लीजिए, अमीबा का खोज 1755 ईस्वी में, और किसके द्वारा, रसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था। नाम जरा थोड़ा सा टिपिकल है, देख लीजिए। 1755 ईस्वी में रसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था किसका, अमीबा का खोज। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग इसके बारे में, इनके आगे की बात समझते हैं। आकृति, अमीबा की जो आकृति होती है ना, वो उसकी आकृति कितनी है, 0.6 मिलीमीटर। याद रखना, बड़े कंपटीशन लेवल में भी पूछ सकता है कि अमीबा की आकृति कैसी होती है, उसका व्यास कितनी होती है, यानी जिसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। कोई भी चीज है तो उसकी आकृति स्ट्रक्चर होगा ना। और याद रखना, ये अनिश्चित स्ट्रक्चर बनाने माहिर है, ये कभी बढ़ता है घटता है, ये बड़ा छल कपट वाला जीव है। कभी ये फुटपाथ के दिन इसके क्या होता है, ये बिगड़ता भी है, और क्या कहता है, ये बनने में और बिगड़ने में दोनों में काम करता है। और ये करता है किसके कारण से, फूटपाथ के माध्यम से। उसके बाद इसका माप यानी मेजरमेंट कितना है, 0.2 से 0.5 मिलीमीटर। इस बात को याद रखना, कितने मीटर हो सकता है कि अमीबा का माप कितना है। वो तो आकृति था जो 0.6 पर है, अब इसका माप पूछ रहा है तो कितना, 0.2 से 0.5 मिलीमीटर तक। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
रंग इसका अगर आपसे पूछेगा कि अमीबा का रंग कैसा होता है तो आप जवाब में देना अमीबा रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, उसका कोई विशेष रंग नहीं है। ठीक है, आगे की बात समझ। अमीबा के बारे में जो पता चला ना, उसके अवशेष से जब बड़े बड़े साइंसदानों ने खोज करना शुरू किया ना, तो जिसने खोजा उसका नाम क्या है, रसेल वन, ठीक है, रोसेनहॉफ। इसने जब इसके बारे में रिसर्च किया इसके बारे में, तो रिसर्च करने के बाद जो इसको ढूंढा परखा तो पता चला कि ये चट्टानों में मिला, पत्थरों के चट्टानों में मिला। और कौन सी साल में? 400 मिलियन वर्ष, 400 मिलियन वर्ष में प्राप्ति हुई थी, इसकी जानकारी मिली। किससे पता लगाया? उसके जीवाश्म से, उसके जीवाश्म यानी उसके बचे हुए अवशेष से। जैसे हम लोगों ने सुना था कि डायनासोर के बारे में, कि डायनासोर बहुत बड़ा था, ये था डायनासोर का, ये हाइट था, वो साइज था, ये आकार था। तो लोगों को पता कैसे चला? इसका मतलब जमीन में उसकी खुदाई हुई, पृथ्वी की खुदाई हुई, कहीं ना कहीं उसे धसे हुए उनके विशेष अंग या उसके अवशेष कुछ तो प्राप्त हुआ होगा, तभी तो उसके अवशेष से या उनकी हड्डियों से उसके अनुमान लगाया गया कि ये इतना साइज का था, मापा गया, मेजरमेंट किया गया, तब पता चला कि इसका आकार इतना बड़ा था। ठीक वैसे ही अमीबा जीवाश्म यानी अमीबा का जीवाश्म जो 400 मिलियन वर्ष पहले चट्टानों में पाया गया था। कहां पर? चट्टानों में। जो चट्टान किसको बोलते हैं? जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उन्हीं में बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, पत्थरों के तरह होते हैं, उन्हीं चट्टानों के बीच में इसको पाया गया था। ठीक है, और एक नोट में एक बात हमेशा याद रखना, क्या कि अमीबा कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता भी है। बात समझ में आई? अमीबा कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी करता है, यानी निकालता है, त्याग करता है। बात तो समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आप लोगों के सामने मैंने जो अमीबा के बारे में पूरी डिटेल बताया, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। आप इनको अगर क्लास 10 के लिए यूज करेंगे तो आप 10 के लिए थ्योरी लिख देंगे उसका, उनका भोजन। अगर मान लो कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप इस स्ट्रक्चर को बना देना, इसके पूरे डेफिनेशन को लिख देना, इनके खाने पीने की चीजों के बारे में लिख देना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो पूछ ले कि अमीबा का खोज किसने किया था या कौन सा साल में हुआ था, तो कौन सी ईस्वी में होता तो बोल देना। ईस्वी पूछे तो 1755। और अगर खोजने वाले कर्ताओं के बारे में पूछे, खोजकर्ता के बारे में पूछे, तो उसका नाम लिख देना वैज्ञानिक का, रसेल हॉल यानी वन रोसेनहॉफ। और उसके बाद अगर उसके आकृति पूछ लेगा तो 0.6 मीटर कर देना। और अगर उसका माप अगर पूछे कि उसका माप कैसा होता है तो बोलो 0.2 से लेकर 0.5 तक। बात समझे? और रंग अगर पूछे तो बोल देना कि रंगहीन है। और अवशेष कब मिला था तो याद रखना 400 मिलियन वर्ष पहले। कहां पर मिला था? चट्टान में। बस ये बात रखना, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी नॉलेज होगी और आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी रख सकेंगे, तो आगे चल के आप भी अच्छा करेंगे। और अगर आप अच्छे से नहीं इसकी स्टडी करेंगे तो फिर आपको पढ़ाई समझ में कम आएगी। वैसे भी अब तो बच्चे तो दिन ब दिन देख रहे हैं कि पढ़ाई को, पता नहीं बच्चों को पढ़ाई से इतनी चिढ़ क्यों लगती है, पढ़ाई इतना उन लोगों को बोझ क्यों लगता है, जबकि पढ़ाई एक हमारा जो है समाज को सुधारने का एक बहुत बड़ा हथियार है। एजुकेशन हमारे भारत ही क्यों, पूरे समाज से, पूरे भारत से लेकर पूरे वर्ल्ड को भी इसमें एक जोड़ने का काम करता है। बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी हथियार है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग एजुकेशन को अच्छे से लिया कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगाइए। जानता हूँ पढ़ाई बोझ की चीज लगता है लोगों को, लेकिन इसे बोझ मत समझो, इसे अपना हथियार बनाओ, इसे पढ़ो, इससे तुम्हारी जो है कामयाबी है, तुम दुनिया को देख सकोगे। एजुकेशन के माध्यम से तुम उन चीजों को जो लोग खोज करता है, जो वैज्ञानिक लोग जो नए नए चीजों को खोज के निकाला, आप भी उसका मजे लो, आप भी समझो, आप नए चीज करो। देश को जरूरत है भाई ऐसे स्टूडेंट की जो देश
अगर यही हाल रहा, आज के बच्चे लगातार पढ़ाई पे फोकस कम कर रहा है और बेबुनियादी चीज़ों पे अपना वक्त जाया कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर आप मजबूत रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी आपका मजबूत रहेगा। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो भारत देश को शिक्षित के नाम से नहीं बल्कि बेरोजगारी से, और बेरोजगारी कोई नहीं हटा सकेगा। कुर्सी में किसी बंदे में इतना दम नहीं है कि बेरोजगारी हटा देगा। बेरोजगारी हटाने के लिए एक ही समस्या है, वह है आपका एजुकेशन होना, एजुकेटेड होना, शिक्षित होना और समाज में एकता बनाए रखना। और आप अच्छे रहेंगे तभी तो आप समाज का कल्याण कर सकेंगे, तभी तो भारत का उन्नति होगा। जब आप ही खुद जब आप अपने वक्त को बर्बाद कर देंगे और लास्ट टाइम पे आप जा करके कुछ अच्छे अपने बारे में सोचते हो, तब आपका उम्र निकल जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा करो। बेकार जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं है। अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे कामों को ढूंढो। और ये मेरे ख्याल से शिक्षा एक बहुत बड़ी माध्यम है जिसके जरिए से आप देश विदेश का टूर कर सकते हो, लोगों तक अच्छी बातें पहुंचा सकते हो और देश में एक अच्छी नागरिक बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा आज का वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखो। और आप भाई कहाँ से मेरे वीडियो देखते हो अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना।